27 अक्टूबर 1947 सुबह का वक्त था। भारतीय वायुसेना के डकोटा विमान श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतर रहे थे। उनमें सवार थे सिख रेजिमेंट के जवान। कुछ घंटे पहले ही जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह भारत के साथ विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर चुके थे, लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। पाकिस्तान समर्थित कबायली लड़ाके मुजफ्फराबाद पार कर चुके थे। बारामूला तक कत्लेआम की खबरें थीं। भारतीय सेना ने श्रीनगर बचा लिया, लेकिन पूरा जम्मू कश्मीर वापस नहीं ले सकी। श्रीनगर का एयरपोर्ट बचाना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर वो हाथ से निकल जाता तो पूरा कश्मीर हाथ से निकल जाता। युद्ध रुक गया, एक सीजफायर लाइन बनी और जम्मू कश्मीर रियासत का करीब 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के नियंत्रण में रह गया, जिसे भारत आज भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके कहता है। अब 78 सालों के बाद उसी पीओके की सड़कों पर हजारों लोग पाकिस्तान की सेना के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। नारा, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। रावलकोट की सड़कें खून से लाल हैं, मुजफ्फराबाद में बाजार बंद है, इंटरनेट बंद है और लोग पूछ रहे हैं कि जिस इलाके को पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, वहां आखिर आजादी किसकी है? क्या पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा जन विद्रोह शुरू हो चुका है? क्या यह सिर्फ महंगाई का आंदोलन है या पाकिस्तान के कब्जे की वैधता पर सवाल? और भारत के लिए इसका क्या मतलब है? नमस्कार, मैं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं अमर उजाला। चलिए समझते हैं कि पीओके में आखिर हुआ क्या है। तो खबरें बताती हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक रावलकोट के ईदगाह मैदान में 60 से 70 हजार लोग जुटे थे। इनकी मांगे क्या थीं? सस्ती बिजली, सस्ता आटा, सस्ता चावल, रोजगार, राजनीतिक अधिकार और उन लोगों के लिए न्याय जो पहले की झड़पों में मारे गए थे। लेकिन प्रदर्शन हिंसक हो गया। रिपोर्ट्स में दावा है कि पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स ने AK-47 से फायरिंग की। अलग अलग रिपोर्टों में 15 से 16 लोगों की मौत, 37 से ज्यादा लोगों के घायल होने और पूरे आंदोलन में इससे भी ज्यादा लोगों के मारे जाने, घायल होने के दावे किए गए हैं। रावलकोट, खाईगाला, मुजफ्फराबाद और दूसरे इलाकों में विरोध प्रदर्शन जारी हैं। बाजार बंद हैं, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, तमाम लोग सड़कों पर हैं। लेकिन यह आंदोलन शुरू क्यों हुआ? अगर आपको लगता है कि यह केवल महंगाई का मामला है तो कहानी अधूरी है। पीओके में लंबे वक्त से लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनकी जमीन पर बांध बनते हैं, बिजली पैदा होती है, लेकिन सबसे महंगी बिजली उन्हीं को मिलती है। रोजगार नहीं है, युवाओं को खाड़ी देशों में पलायन करना पड़ता है। स्थानीय मामलों में इस्लामाबाद और पाकिस्तान सेना का लगातार हस्तक्षेप बढ़ रहा है। आपको बता देते कि पीओके के लोग ये कहते हैं कि उनकी जमीन पर बना दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक मंगला डैम पाकिस्तान को बिजली देता है, लेकिन उसी इलाके के लोगों को महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है। यानी पानी उनका, जमीन उनकी, लेकिन बिजली और मुनाफा इस्लामाबाद का। यही नाराजगी पीओके में जारी आंदोलन की सबसे बड़ी वजह बनी। फिर आया एक नया विवाद, पीओके विधानसभा चुनाव। विधानसभा में 12 ऐसी सीटें आरक्षित हैं जिन पर चुनाव लड़ने वाले लोग खुद पीओके में नहीं रहते, बल्कि पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में रहते हैं। लोग पूछ रहे हैं, हमारे भविष्य का फैसला वो लोग क्यों करेंगे जो यहां रहते ही नहीं? यहीं से आंदोलन को एक नई ऊर्जा मिली। इस आंदोलन की अगुवाई कर रही है ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC। 2023 में बनी इस संस्था ने 38 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया। सस्ती बिजली, सस्ता राशन, राजनीतिक अधिकार और स्थानीय स्वायत्तता। लेकिन पाकिस्तान ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया, नेताओं पर इनाम घोषित कर दिया गया, गिरफ्तारियां शुरू कर दी गईं, इंटरनेट बंद कर दिया गया और अब हालात गोलीबारी तक पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान का जो दावा है वो पूरी तरह अलग है। उसका कहना कि प्रदर्शनकारी तो हिंसक थे, उन्होंने पुलिस पर ऑटोमेटिक हथियारों और पेट्रोल बमों से हमला कर दिया। सुरक्षा बलों ने केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जवाबी कार्रवाई की। यानी दोनों पक्षों की अपनी कहानी है, लेकिन एक तथ्य साफ दिखाई देता है, पीओके में पिछले कई सालों का सबसे बड़ा जन आंदोलन चल रहा है। इस मामले में भारत का रुख शुरू से साफ रहा है। भारत के मुताबिक
पूरा जम्मू कश्मीर, जिसमें पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान भी शामिल हैं, भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारत की संसद ने 22 फरवरी 1994 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके ये कहा था कि पूरा जम्मू कश्मीर, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके भी शामिल हैं, भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान को वहां से कब्जा छोड़ना चाहिए। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज भी पीओके के लिए 24 सीटें आरक्षित हैं, जो भारत का संवैधानिक दावा बताती हैं, उसका प्रतीक है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान अपनी नाकामियों और मानवाधिकार उल्लंघनों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने उम्मीद जताई है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराएगा। जम्मू कश्मीर के कई नेताओं ने भी पीओके में हो रही हिंसा पर चिंता जाहिर की है और अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। अब बात जब पीओके की हो रही है तो जानना यह जरूरी है कि पीओके बना कैसे। लेकिन पीओके की कहानी को समझने के लिए हमें 78 साल पीछे लौटना होगा, क्योंकि संघर्ष की जड़ें आज में नहीं 1947 में छुपी हैं। तो फैक्ट ये है कि 1947 में भारत का विभाजन हुआ। जम्मू कश्मीर एक रियासत थी और शासक थे महाराजा हरि सिंह। उन्होंने शुरुआत में भारत और पाकिस्तान दोनों में शामिल होने से इनकार कर दिया, लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित कबायली लड़ाकों ने हमला कर दिया। महाराजा ने भारत से सैन्य मदद मांगी। भारत ने कहा कि पहले कानूनी विलय होगा, इसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर हुए। भारतीय सेना वहां पहुंची, युद्ध शुरू हुआ। 1948 में युद्ध विराम हुआ, लेकिन तब तक जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में जा चुका था। यही हिस्सा आज पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान के नाम से जाना जाता है। भारत इसको साफ तौर पर अवैध कब्जा मानता है। सवाल यह भी है कि वहां के लोग क्या चाहते हैं। रिपोर्ट्स साफ तौर पर यह बताती हैं कि वहां के लोग भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। वजह साफ है, बेहतर आर्थिक स्थिति, ज्यादा राजनीतिक अधिकार, स्थानीय प्रतिनिधित्व और सेना के हस्तक्षेप से मुक्ति। वहां के लोग तो भारत के समर्थन में हैं, लेकिन भारत के पास कौन से विकल्प हैं, क्या विकल्प हैं? भारत के सामने पहली बार ऐसा मौका है जब पीओके के भीतर से ही पाकिस्तान के शासन मॉडल पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में नई दिल्ली के पास कई विकल्प मौजूद हैं। पहला, इस मुद्दे को मानवाधिकार उल्लंघन के रूप में वैश्विक मंचों पर लगातार उठाना। दूसरा, पीओके को लेकर अपने संवैधानिक दावे को और मजबूत राजनीतिक रूप से सबके सामने रखना, पूरी दुनिया के सामने रखना। जम्मू कश्मीर विधानसभा की पीओके के लिए आरक्षित 24 सीटों को अधिक सक्रिय विमर्श में लाना और सीमा पर सुरक्षा और निगरानी बढ़ा देना, क्योंकि हमें इतिहास ये बताता है कि पाकिस्तान आंतरिक संकट के समय सीमा पर तनाव बढ़ाता है, ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। चौथा, पीओके के लोगों के साथ मानवीय और सामाजिक संपर्क बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार करना, ताकि वहां के नागरिकों को भारत का लोकतांत्रिक और विकास का जो मॉडल है वो समझ में आए और भारत के प्रति उनका जो रुख है वो और मजबूत हो। 1947 में पाकिस्तान ने कबायली हमले के दम पर कश्मीर का एक हिस्सा अपने नियंत्रण में ले लिया और उसका नाम रख दिया आजाद कश्मीर। लेकिन 78 सालों के बाद उसी जमीन पर लोग रोटी, बिजली, रोजगार, राजनीतिक अधिकार, सम्मानजनक जिंदगी की मांग करते हुए पाकिस्तानी सेना की वर्दी के खिलाफ खड़े हैं। इतिहास हमें बार बार एक ही सबक देता है, बंदूकें सरहदें तय कर सकती हैं, लेकिन लोगों की निष्ठा नहीं। किसी जमीन पर झंडा फहराया जा सकता है, लेकिन वहां रहने वाले लोगों के दिलों को जीता नहीं जा सकता। जिस धरती को पाकिस्तान दशकों से अपनी उपलब्धि बताता रहा, आज उसी धरती से उसके खिलाफ सबसे बुलंद आवाजें उठ रही हैं। सवाल सिर्फ महंगी बिजली, महंगे आटे या बेरोजगारी का नहीं है। सवाल उस भरोसे का है जो किसी भी शासन की सबसे बड़ी ताकत होता है। शायद यही वजह है कि रावलकोट की गलियों से उठी आवाज आज पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही है, क्योंकि जब जनता अपने ही शासकों से पूछने लगे कि हमें अधिकार कब मिलेंगे, तो ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं रहता, ये इतिहास के नए अध्याय की शुरुआत बन सकता है। और शायद इतिहास का सबसे बड़ा सच भी यही है, किसी इलाके पर कब्जा किया जा सकता है, लेकिन वहां रहने वाले लोगों की आकांक्षाओं पर नहीं। चीन की भीख से मिले पैसों से बंदूकें खरीदी जा सकती हैं, पीओके के लोगों का भरोसा नहीं। और जिस दिन जनता डरना छोड़ देती है, उसी दिन सबसे मजबूत सत्ता भी अपने भविष्य की लेकर चिंतित हो जाती है।